हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसे आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करा करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि जो भी मेरा नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आज हम आदिकालीन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी प्रैक्टिस सॉल्व आदिकालीन हमने सॉल्व किया है, लेकिन ये इस वाले प्रैक्टिस सेट में हमने मोस्टली उन प्रश्नों को रखा है जो किसी न किसी एग्जाम में हमेशा से रिपीट होते चले आ रहे हैं। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपके एग्जाम के लिए ये वाला प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, तो सभी से रिक्वेस्ट है लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। साथ ही अपना स्कोर जरूर मेंशन करें और ये भी बताएं कि प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? ऑप्शन है सरप्पा है, पुष्पदंत है, स्वयंभू और चंद्रबरदाई, 4 ऑप्शन। तो आंसर है हमारा थर्ड सही, स्वयंभू को मानते हैं रामकुमार वर्मा प्रथम कवि। राहुल शाकृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को मानते हैं, और रामकुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रश्न दूसरा, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जब देखेंगे प्रश्नों को तो आप खुद महसूस करेंगे कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड किया गया है। तो ऑप्शन है हमारे रहमतुल्लाह और प्रबोध चंद्र बागीच, महामहोपाध्याय, हरिप्रसाद शास्त्री, राहुल साकृत्यायन। तो आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। राहुल साकृत्यायन ने ही सिद्धों की वाणियों का जो प्रकाशन किया है, उन्होंने ही संकलित किया है। ठीक है, तो आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा, राहुल साकृत्यायन। इसके बाद प्रश्न थर्ड, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, उस विकल्प को हमें बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। नेमिनाथ चरिहू हरवद सूरी की है, पाहुन दोहा राम सिंह की, प्रबंध चिंतामणि विनायक चंद सूरी की है, भविष्य कथा धनपाल की है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड सही हमारा। ये वाली रचना सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं सही अकॉर्डिंग टू लेखक के रचनाकार के दृष्टि से सुमेलित हैं। तो आंसर थर्ड सही हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी लोगों को प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा होगा, और एक बार कमेंट जरूर हमें करके बताएं, लाइक जरूर करें हमारे चैनल को। इसके बाद प्रश्न है दूसरा, आदिकालीन किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? आदिकालीन बताना है कि खड़ी बोली में सबसे पहले जो आदिकालीन खड़ी बोली की रचना स्टार्ट की थी वो किसने की थी आदिकाल में? ठीक है, अमीर खुसरो हैं, विद्यापति हैं, नरपन्नाल हैं, चंद्रबरदाई हैं, 4 ऑप्शन। इसके आंसर जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। अमीर खुसरो ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किया था। ठीक है, और इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं पहेलियाँ, मुरकियाँ इनकी रचनाएं हैं। इसके बाद प्रश्न है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति को संचित प्रतिबिंब होता है, ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही अच्छा ये लाइन पंक्तियाँ हैं। बहुत बार ये पंक्तियाँ मोस्टली हर एग्जाम में रिपीट होती हैं। और ऑप्शन है नागेंद्र है, रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आंसर हो जाएगा सेकंड सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि कहीं का भी साहित्य होगा वहाँ की जनता की रीति रिवाजों की झलक हमें उस साहित्य में देखने को अवश्य मिल जाती है। तो इसी आधार पर उन्होंने कहा है कि वहाँ की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित चित्र होता है साहित्य। ऑप्शन प्रश्न है हमारा 6, अलवार संतों की संख्या कुल कितनी मानी गई है? ठीक है, अलवार, तो ऑप्शन है 10 है, 8 है, 12 है और 14 है। तो आंसर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। अलवार भक्तों की संख्या टोटल 12 मानी गई है, और ये तमिल क्षेत्र से इनका संबंध रहा है। अलवार भक्तों का 12 इनकी संख्या है, और अलवारों की जो एक प्रसिद्ध इनकी रचना है वो है दिव्य प्रबंधम। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार आती है। दिव्य प्रबंधम किनकी रचना है? तो अलवार भक्तों की ये रचना है, उनके द्वारा लिखी गई थी। ये सामूहिक रूप से इसमें सभी की रचनाएं संग्रहित की गई अलवार दिव्य प्रबंधम में। तो आंसर ठीक है। इसके बाद प्रश्न है 7, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? पृथ्वीराज रासो की भाषा हमें बताना है। डिंगल है, पिंगल है, अपभ्रंश है और ब्रज भाषा है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही, 7 का फर्स्ट डिंगल भाषा है, डिंगल। ठीक है, डिंगल में क्या है? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा को इसमें रखा जाता है। अपभ्रंश और प्लस राजस्थानी भाषा का जो मिश्रण होता है उसे हम डिंगल शैली कहते हैं। और अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा
ब्रजभाषा पिंगल शैली होती है, पिंगल शैली है, तो इसको जरूर याद रखें। डिंगल और पिंगल, अपभ्रंश प्लस स्थानीय डिंगल और अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा पिंगल है। ठीक है, बहुत बार आता है कि पिंगल में कौन कौन सी बोलियां हैं, तो इस आधार पर हम बता सकते हैं कि पिंगल में कौन सी बोली है और डिंगल में कौन सी बोलियां रखी गई हैं। इसके बाद प्रश्न है 8, निम्नलिखित में से कौन सा अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी काव्य हिंदी की रचना मानी जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी ऐसी रचना है जो अपभ्रंश में नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो हमीर रासो है, राहुल बेल है, विशल देव रासो है और वर्तेश्वर बाहुबली रास है। तो आंसर जो है थर्ड सही हो जाएगा। विशल देव रासो नहीं लिखा गया है अपभ्रंश में। ठीक है, इसका जो रचना काल है 1212 है ईस्वी, 1212 ईस्वी में इसका लिखा गया है और 4 खंड हैं। इस विशल देव रासो के 4 खंडों में विभाजित है। ठीक है, 4 खंड हैं, साथ ही एक श्रृंगार प्रधान रचना है। तो इन तीनों ही पॉइंटों को आप लोग जरूर अपने नोट्स में मेंशन करेंगे। तीनों पॉइंट हैं जो हैं महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के लिए। इसके बाद प्रश्न है 9, हिंदी में 12 मास का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है 22 के लिए इसे मेंशन जरूर करें स्टार लगा के। ठीक है, ऑप्शन है खुमान रासो है, परमाल रासो है, विशल देव रासो और हमीर रासो। तो आंसर जो है हमारा 4 सही हो जाएगा। विशल देव रासो एकमात्र ऐसी रचना है जिसमें सर्वप्रथम 12 मास का प्रयोग हुआ है। तो आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा, विशल देव रासो। प्रश्न है 10, गद्य और पद्य चंपू मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति कौन सी है। ठीक है, हिंदी की प्राचीनतम कृति जो गद्य और पद्य साहित्य में लिखी गई है, तो ऑप्शन है परमात्मा प्रकाश, वर्ण रत्नाकर, राहुल बेल और युक्त प्रकरण। तो आंसर जो है हमारा थर्ड सही हो जाएगा। राहुल बेल एकमात्र ऐसी रचना है जो चंपू काव्य में आदिकाल में लिखी गई थी। ठीक है, इसके रचनाकार हैं रोड़ा के द्वारा लिखी गई है। साथ ही यह इसमें 7 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 7 भाषाओं का प्रयोग हुआ है और ये एक श्लाघित रचना है, श्लाघित रचना है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। ठीक है, श्लाघित रचना है, ये पॉइंट अपने मेंशन करें अपने नोट्स में। इसके बाद प्रश्न है 11, राहुल बेल में कितनी बोलियों का चित्रण है। पीछे जो हमने ऊपर बताया है प्रश्न वही ऊपर रिपीट हुआ है नीचे। तो ऑप्शन है हमारे 8 हैं, 9 हैं, 7 हैं और 5 हैं। तो बताया था 7 बोलियों का इसमें मिश्रण किया है राहुल बेल में। ठीक है, और ये एक श्लाघित रचना है। इसके बाद प्रश्न है 12, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अकॉर्डिंग। तो किसको मानते हैं हजारी प्रसाद। ऑप्शन है अब्दुल रहमान और सरहपा, स्वयंभू और पुष्पदंत। तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, राहुल साकृत्यायन सरहप्पा को प्रथम कवि मानते हैं और रामकुमार वर्मा स्वयंभू को प्रथम कवि मानते हैं। तो ये तीनों ही प्रश्न हमको इसमें मिल गए हैं। तो आंसर आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ आएंगे। तो आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रासो के विषय में हमारे कुल 3 जो मत मिलते हैं, 3 मत अलग अलग मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रासक से इसका जो है उत्पत्ति हुई है रासो शब्द की, कुछ रास से मानते हैं, कुछ रसिक से मानते हैं और कुछ रसायन से मानते हैं। तो बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो किस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। तो आंसर है सेकंड सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल रसायन से मानते हैं, रसायन शब्द से मानते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति। और आचार्य हजारी प्रसाद राशक शब्द से मानते हैं, हजारी प्रसाद रासक शब्द से इसका उत्पत्ति मानते हैं रासो शब्द की। और जो रासक शब्द है वो एक अपभ्रंश का एक छंद है जिसमें 29 मात्राएं हैं और इस छंद के आधार पर ही इन्होंने कहा है कि जो रासक छंद है मोस्टली हर रचना में उसका प्रयोग हुआ है। बहुत अपभ्रंश में जितनी भी भाषाएं रचनाएं लिखी गई उन सब में रासक छंद का प्रयोग हुआ है। इसी आधार पर आचार्य रामचंद्र हजारी प्रसाद इसको रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं रासो शब्द की। ठीक है, इसके बाद प्रश्न है दूसरा, बच्चन सिंह ने किस कवि को हिंदी का प्रथम जाति कवि कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे जरूर मेंशन करें इस प्रश्न को। ठीक है,
जाति कवि किस कहा है, तो सरहप्पा है, स्वयंभू है, पुष्पदंत और अब्दुल रहमान। तो आंसर हो जाएगा 4 सही। अब्दुल रहमान को बच्चन सिंह जाति कवि मानते हैं और हजारी प्रसाद अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ये सब चीज़ें याद रखने की होती हैं, आप लोग ज़रूर याद रखें, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 15, विद्यापति के गुरु का नाम क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। ऑप्शन है पंडित हरि मिश्र और पंडित बिलास, पंडित सत्यानंद और पंडित नागेश्वर, ठीक है, 4 ऑप्शन। तो आंसर जो है हमारा 15 का हो जाएगा फर्स्ट सही, पंडित हरि मिश्र ही विद्यापति के गुरु माने जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, माधो सिंह के, जय सिंह के, गज सिंह के और कीर्ति सिंह के। तो आंसर जो है हमारा हो जाएगा 16 का 4 सही। कीर्ति सिंह के यहाँ पर ये दरबारी कवि रहे हैं विद्यापति। प्रश्न नेक्स्ट 17, पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा है। ऑप्शन है नागेंद्र है, रामचंद्र शुक्ल है, शिव सिंह सेंगर है और गिरिशन है। तो आंसर जो है 17 का हो जाएगा 3rd सही, शिव सिंह सेंगर ने कहा है पुष्पदंत को भाखा की जड़, ठीक है। पुष्पदंत को ये हिंदी का जो है प्रथम कवि भी मानते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न है हमारा नेक्स्ट, विष्णुदेव रासो की नायिका का नाम क्या है। विष्णुदेव की जो नायिका है उसका नाम क्या है। रूपमती है और मृणालमती है, राजमती है और जय राजमती है। तो आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा 18 का 3rd सही, राजमती नाम है, ठीक है, उनकी नायिका का। और जो नायक हैं वो विशल हैं, ठीक है, विशल। और नायिका है राजमती, ठीक है। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, विशल देव रासो की नायिका का क्या नाम है। ये तो प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसे आप छोड़ दें, ठीक है। दूसरा है विशल देव के, क्या बात है, इसमें 3 बार रिपीट करा है, कोई नहीं। ऑप्शन है नेक्स्ट प्रश्न है, विशल देव रासो को कितने खंडों में विभाजित किया है। तो हमने पहले ही बताया था 4 खंडों में इसको रचना को विभाजित किया है विशल देव रासो की। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में थे सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम कंपेरिजन टाइप का है। तो सिद्धों में कौन पुराना है या फिर नाथों में कौन पुराना है, ये हमें बताना है। नाथों और सिद्धों में कौन सबसे पुराने हैं। तो सरहप्पा हैं और मच्छिंद्र नाथ हैं, गड़हप्पा हैं और गोरखनाथ हैं। तो आंसर जो 22 का हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 2 सही। मत्स्येंद्र नाथ जो हैं सबसे पुराने माने जाते हैं सिद्धों में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया है। पतंजलि ने, भामा ने, राशिकरण ने, भरत मुनि ने। तो 23rd का जो आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट सही। पतंजलि के अकॉर्डिंग माना जाता है अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला प्रयोग पतंजलि ने किया है। इसके बाद प्रश्न, अपभ्रंश का भवभूत किसे माना जाता है। तो ऑप्शन है स्वयंभू है, रहमान है और पुष्पदंत हैं, उपयुक्त में से सभी हैं। तो भवभूत हमें बताना है, तो आंसर हमारा 3rd सही हो जाएगा। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूत कहा जाता है और स्वयंभू को जो कहा जाता है, स्वयंभू को हिंदी का वाल्मीकि कहा जाता है। इसके बाद लास्ट और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है। सही क्रम बताना है हमें जन्म काल की दृष्टि से। तो आंसर जो है हमारा हो जाएगा जगनेक, खुसरो और श्रीधर चंद्रबरदाई। इसके बाद जो प्रश्न है, खुसरो हैं, श्रीधर हैं, चंद्रबरदाई हैं, जगनेक हैं, चंद्रबरदाई हैं, जगनेक हैं, खुसरो हैं और श्रीधर हैं। तो आंसर जो है इसका सही हो जाएगा 3rd, चंद्रबरदाई सबसे पहले, उसके बाद जगनेक, उसके बाद अमीर खुसरो, उसके बाद श्रीधर। ये इस प्रकार से इनका जो है क्रम है। तो आंसर हमारा 3rd सही हो जाएगा। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे भक्तकालीन। तो थैंक यू।